ठीक है बेटे, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज द फिनोमिना ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। अब हमारे पास कैपेसिटर्स के अंदर क्या कहानी है और क्या क्या चीज आती जाएगी उसको जरा समझते जाना है। अच्छा, आपने साथ साथ क्या काम करना है, जब ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ा देंगे तो आपने उसके बाद किताब लाजमी पढ़नी है। ठीक है। अच्छा जी। कैपेसिटर्स क्या होते हैं भाई हमारे पास? आपके पास पूरी फिजिक्स के अंदर जो है ना वो कुल मिला के तीन चीजें आएंगी। एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक इंडक्टर होगा। कैपेसिटर आपके पास डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है। डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी। ठीक है। जो आपके पास इंडक्टर है वो भी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका इंडक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा, ये आपका सोलेनॉइड वाले पार्ट में। जो आपका इंडक्टर है ये भी एनर्जी स्टोर करता है। स्टोर एनर्जी। अभी कैसे करता है इस पर तो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वो वेरी करती है तो ये एनर्जी स्टोर करता है। कैसे करता है ये चैप्टर 14 में आएगा। इसी तरह आपके पास एक होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर जो होता है बेटे ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता। ये बेसिकली क्या करता है, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। एनर्जी को डिसिपेट करता है। डिसिपेट्स एनर्जी। डिसिपेट करने का मतलब होता है एनर्जी को जाया करना या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये एनर्जी को डिसिपेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। आपके पास कैपेसिटर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इसको आप यूं भी कहते हो चार्ज। वो बेसिकली चार्ज स्टोरिंग मैकेनिज्म कैसे करता है अभी देखते हैं वो कैसे करता है। आसान तरीन जबान में एनर्जी स्टोर करता है जिसको आप लेटर ऑन इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपका इंडक्टर है वो भी एनर्जी स्टोर करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। जो रेजिस्टर है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है। ठीक है, खर्च करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटर की वर्किंग क्या है? कैपेसिटर की वर्किंग से पहले एक पॉइंट जरा यहाँ पे और समझ लो। देखो आपके पास अगर ये एक पॉइंट ए है, ये भी आगे कैपेसिटर में भी इस्तेमाल होगा, और ये एक पॉइंट बी है। अगर ए पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पर है और बी पॉइंट आपका, सॉरी, बी पॉइंट आपका लो पोटेंशियल पे, ए पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे है, तो जब आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, आपसे मुराद चार्ज जब बी से ए की तरफ जा रहा है तो क्या करना पड़ रहा है? आपके पास जो एनर्जी है ना वो आपको देनी पड़ रही है चार्ज को। ये बात अभी हमने पढ़ी है कि मेरा बेटा अगर बी आपका लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ए आपका हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, और आप अपने चार्ज को मूव करा रहे हो फ्रॉम सम लो पोटेंशियल पॉइंट टू सम हाई पोटेंशियल पॉइंट, तो आपको चार्ज को एनर्जी देनी पड़ रही है और वो उसमें स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ए से बी की तरफ आपका चार्ज जाएगा तो एनर्जी वो दे रहा होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, अभी आगे आएगा थोड़ी देर में कैपेसिटर में। ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। तो अगर ऐसा होगा तो ए से बी पे जाते वक्त या बी से ए पे जाते वक्त ना तो चार्ज एनर्जी देगा ना आप चार्ज को एनर्जी दोगे। वो कहलाते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस, या उन्हें हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल क्या है? ऐसे सरफेसेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, एक बराबर है। तो एक बराबर पोटेंशियल वाले पॉइंट के ऊपर मूव करने पे कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ता। इसकी सिंपल सी मिसाल है, अगर आप सीढ़ियां चढ़ के ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर पे आओगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए अपने घर में, अब फर्स्ट फ्लोर में आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में आओ, तो उसमें आपको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड कोई काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वो सारे कमरे एक ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पे बने हुए हैं। ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वो होते हैं जिसके अंदर आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरम्यान में मूव करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटर की बेसिक्स हमें समझ में आ गई कि एनर्जी स्टोर करता है। अब कैपेसिटर काम कैसे करता है इसको समझते हैं। देखो बेटे, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पूरा कैपेसिटर का टॉपिक ना इसकी वर्किंग में ही निकल जाएगा। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं।
एक ये रही, एक मिसाल के तौर पे हमारे पास मेटेलिक प्लेट ये रही, ठीक है। हम जो जिस चीज की वर्किंग पढ़ रहे हैं वो हमारे पास कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्या आ गया? एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये मान लो हमने इसके साथ कनेक्ट करी हुई है एक अदर बैटरी। अच्छा, बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है भाई, वो याद रखना पॉजिटिव होता है, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से मतलब हो गया ये हाई पोटेंशियल है, और नेगेटिव से मतलब हो गया ये लो पोटेंशियल है। ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है ना, ये हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स है, ठीक है। एक को मैंने नाम दे दिया कि भाई साहब ये प्लेट ए है, एक को मैंने नाम दे दिया कि भाई साहब ये अपने पास प्लेट बी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी सारी जितनी आपने बेसिक्स पढ़ी हुई है ना, सब इस्तेमाल हो रही होंगी। अच्छा, दूसरी दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि आपके पास ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल है, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल वेरी कर सकता है, और बैटरी का पोटेंशियल लेट से आपका वेरी कर सकता है, कहाँ तक करें इसको, 0 से 10 वोल्ट तक जा सकता है ये, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल इज वेरिएबल, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको सेट किया हुआ है, बैटरी को अपनी 5 वोल्ट तक किया हुआ है सेट मैंने। लेकिन ये जा सकता है, मैं इसको बढ़ा के कहाँ तक ले जा सकता हूँ, मैं इसको बढ़ा करके 10 वोल्ट तक लेकर के जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि हमारे पास, अब हमें ये बात पता है कि भाई मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो मेटेलिक प्लेट्स हैं, कोई भी जो आपका मेटल होता है उसकी जो भी कोई प्लेट है या कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है, ये बात पता है हमें। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। और पहली क्लास में देखा था कि नेट चार्ज जीरो क्यों होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेट ए है और प्लेट बी है, इसके पास मेरे पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है प्लेट ए के पास, मिसाल के तौर पे वो इलेक्ट्रॉन आपके पास है लेट से 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली प्लेट बी के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर हमेशा 10 ही होंगे क्या, कोई लाजमी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है। मैंने मिसाल दी है समझने के लिए, ताकि हमें पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्लेट ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली प्लेट बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हमारे पास ए के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ए प्लेट के बाद 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन भी है। बी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन भी मौजूद हैंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं, अब होगा क्या ये देखो जरा। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं ना, यहां से मैंने ये मेटल की प्लेट के साथ कनेक्ट किया, तो ए प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे पीछे की तरफ से पॉजिटिव पोटेंशियल मिलना शुरू हुआ। तो होगा क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको एक पुलिंग इफेक्ट मिल रहा है, खिंचाव आ रहा है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से आने के बाद इधर इस वाली प्लेट पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई? जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा प्लेट ए से। अब देखो, प्लेट ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन प्लेट ए के पास से निकल गया, अब इसके पास कितने रह गए, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्लेट बी के पास कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। प्लेट ए के पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो गया, प्लेट बी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ गया। और हम ये बात पढ़ चुके हैं, जब ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, तो आपके पास जहां पे इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा वहां पॉजिटिव पोलैरिटी आती है, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होगा वहां नेगेटिव पोलैरिटी आती है। पढ़ी है ना ये बात, बिल्कुल पहली क्लास से डिस्कशन होती हुई आ रही है। तो हुआ क्या, अब गौर से सुनना, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। आपने ये चीज देखी कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ फ्रॉम कहां से कहां पे भाई, प्लेट ए से प्लेट बी पे, आपने ये चीज नोट करी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द टू प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया।
सर ये कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला बेटे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अगर आप देखते हो तो ए प्लेट का पोटेंशियल कुछ और होगा क्योंकि वहां 9 इलेक्ट्रॉन है, बी प्लेट का पोटेंशियल कुछ और होगा क्योंकि वहां पे 11 इलेक्ट्रॉन है। जाहिर है जब ए का पोटेंशियल कुछ और है और बी का पोटेंशियल कुछ और है तो दरमियान में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के साथ साथ दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेब्लिश हो गई है। सर इस बात का क्या सबूत है कि दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई है, चेक कर लेते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से बी प्लेट पे मूव कर गया तो दरमियान में अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो बताओ ये टेस्ट चार्ज रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा, आप बोलोगे मूव करेगा। कहाँ जाएगा, ए प्लेट इसे आगे धक्का देगी, बी प्लेट इसे अपने पास बुलाएगी, क्योंकि ए प्लेट पॉजिटिव है तो वो आगे पुश करेगी, बी प्लेट नेगेटिव है तो वो इसे अपने पास पुल करेगी। तो जो टेस्ट चार्ज है ये मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। तो टेस्ट चार्ज का मूव करना ही इस बात का सबूत है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव हुआ फ्रॉम ए टू बी तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड। एक सिंपल सी मिसाल या एक एग्जांपल ये अज्यूम कर लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि नंबर्स के अंदर ना समझना आसान होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी तो हम मान लेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो 1 वोल्ट होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी वो 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगी। सर ये क्यों माना आपने, क्योंकि मुझे आगे चल के अभी कुछ चीजें समझानी है जिसके लिए न्यूमेरिक्स का होना जरूरी है। ठीक है, अब हमने ये बात मान ली कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 1 वोल्ट। ठीक है मेरा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी एस्टेब्लिश हो गई, 1 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, और ये जो आपके पास पूरी की पूरी कहानी है, ये जो अभी पूरी आपने कहानी पढ़ी ना कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे ये कुछ हो रहा है, ये कहलाता है चार्ज एक्यूमुलेशन का फिनोमिना। क्या कहलाता है ये, चार्ज एक्यूमुलेशन। चार्ज एक्यूमुलेशन क्या होती है, आप नोट करो, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है आपका, चार्ज क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, चार्ज जमा हो रहा है। और इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। जब आप किताब में देखोगे ना तो किताब में आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अलग से एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये बेसिकली आपका चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का फिनोमिना है। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने सिंपल सी एक मिसाल ली हुई है भाई, ध्यान में रखना कि एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने पे ये तो पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मैंने मिसाल ली है कि कितना क्रिएट होगा, 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखो आगे। अच्छा, ये मैंने नीचे से जो एक मिसाल ली है कि देखो हमें मेन प्रिंसिपल जो है ना वो मैंने इसका रेड डब्बे में हाईलाइट किया भाई, ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है भाई, बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और प्लेट बी की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। ठीक है, बैटरी ये काम है जो ड्राइविंग फोर्स क्रिएट कर रही है, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, और 10 वोल्ट तक मैं लेके जा सकता हूँ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएगा तो दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी। मैंने मिसाल ये ली है समझने के लिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 1 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी उसका डायरेक्शन भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। सर ए से बी की तरफ क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जो आपकी क्रिएट हुई भी होगी। ठीक हो गई भाई साहब, यहाँ तक की हमें बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का फिनोमेना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है दरमियान में आपके पास अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया बेटे, दरमियान में आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट का क्रिएट अभी। सर ये आपको कैसे पता चला 1 वोल्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने अभी एक सिंपल सी मिसाल ली है वहां पे। क्या मिसाल ली है मैंने, मैंने बोला कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वजह से जो दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, तो ए के पास से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा कहाँ पे, बी के पास। तो ए के पास कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 8 रह जाएंगे, बी के पास कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव और आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव और आएगा, और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से निकल के बी प्लेट पे जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि कैपेसिटर आपका ज्यादा चार्ज होता जा रहा है, दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, सिंपल। अब यहाँ पे आके आता है क्वेश्चन कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट, ये वाली जो हरकत है, ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा? इलेक्ट्रॉन कब तक ए से बी प्लेट पे जाता रहेगा, सवाल ये है। इलेक्ट्रॉन कब तक ए प्लेट से बी प्लेट पे जाता रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन कब तक ए प्लेट से बी प्लेट पे जाता रहेगा? किताब वाले इसे कहते हैं कि कब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। तो भाई इसके दो आंसर है, कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, इसके दो आंसर है। पहला आंसर जो आप सबके जहन में भी आ रहा होगा, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन एक प्लेट के पास खत्म ना हो जाए। ऐसे ही है ना भाई, ए के बाद देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। जब ए ने अपने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बी ने वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब आप जितनी मर्जी बड़ी बैटरी लगाते रहो, ए के पास अब इलेक्ट्रॉन है ही देने के लिए, तो वो कहां से देगा? जब तक जब तक सारे इलेक्ट्रॉन ए से बी पर ना आ जाए, पॉइंट समझ आ गया? जब तक सारे इलेक्ट्रॉन मूव ना कर जाए, जब तक आपका कैपेसिटर पूरा चार्ज ना हो जाए, जब तक सारे इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से बी प्लेट पे ना आ जाए, तब तक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहेगा और कैपेसिटर आपका चार्ज होता रहेगा। ये पहला पॉइंट था बेटे, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना? अब देखो मेरा बेटा, दूसरा जो है ना वो क्या रीजन हो सकता है, अब जरा दूसरा रीजन समझना, दूसरा रीजन थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से कहां पे जा रहे हैं मेरा बेटा, बी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से बी प्लेट पे जा क्यों रहा है, तो आप क्या क्या रीजन दोगे? इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से बी प्लेट पे जा रहा है किस खुशी में? आप बोलोगे सर बैटरी की वजह से जा रहा है, क्योंकि बैटरी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर कर रहा है, बैटरी एक ड्राइविंग फोर्स ऑफर कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका ए प्लेट से बी पे जा रहा है। होते 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 एक वक्त ऐसा आया जब ए के पास रह गए 5 इलेक्ट्रॉन और बी के पास हो गए 15। कैसे भाई, ए ने जब अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो कहाँ गए होंगे, बी के पास चले गए होंगे, ऐसे ही है ना? और ए के पास कितने रह गए मेरा बेटा, ए के पास अब कितने रह गए, ए के पास रह गए 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बिल्ड हो गया होगा चार्ज वगैरह, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है, 5 वोल्ट हो चुका है। अब आप नोट करो, अब मेरा पहला सवाल ये है, क्या ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन है बी को देने के लिए या नहीं है? ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन है बी को देने के लिए या नहीं है? आपका आंसर होना चाहिए ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मौजूद है। ए के पास मजीद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मौजूद है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवेलेबल विद द प्लेट ए, जो कि मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स प्लेट बी। लेकिन अब ये 5 इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बैटरी को किस पे सेट किया था, 5 वोल्ट पे, और प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल भी कितना हो चुका है, 5 वोल्ट हो चुका है। अब मसला ये है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, इनको पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिल रहा। क्यों? देखो, आगे से भी 5 वोल्ट पुल कर रहा है, पीछे से भी 5 वोल्ट है, देख रहे हो? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इसको पीछे से भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, आगे से भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो नतीजे में अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास दूसरा केस, जब आपके पास ए प्लेट से बी प्लेट पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, वो कौन सा है? व्हेन व्हेन potential difference between the plates when potential difference between the plates is equal to the applied potential। अगर प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल है, अगर प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल है वो अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो भी आपके पास क्या होगा, रुक जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेरा बेटा, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी थी, हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से उठ के दूसरी प्लेट पे जा रहा था, और उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट स्टैब्लिश हो रही थी। हमने एक मिसाल ले ली समझने के लिए, जिससे हमारे लिए चीजें समझना थोड़ा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। तो हमने ये बात करी भाई, हमने क्या कहा,
हमने कहा कि आपके पास जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है तो जो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 1 वोल्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 न्यूटन पर कूलम है। फिर मैंने कहा कि कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, कब ये चार्जिंग रुकेगी, तो भाई दो रीजन दी। पहला, जब सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए ए प्लेट से बी प्लेट पे। दूसरा रीजन दिया, जब इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस और जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों केस के अंदर आपके कैपेसिटर की चार्जिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसकी दोनों की हमारी रियल लाइफ एग्जांपल मौजूद है। अगर आप इसको नोट करोगे तो आपके पास जैसे मोबाइल है, अगर आप अपना मोबाइल जो है उसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हो, आपका मोबाइल मिसाल के तौर पे 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे में ये लेट से 100% चार्ज हो जाता है, तो अगर आप इसको 2 घंटा कनेक्ट करके रखोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो बैटरी है वो लंबी हो जाएगी और आपका मोबाइल अब 200% चार्ज हो जाएगा। इसी तरह किसी ने बहुत दिन के लिए कहीं जाना है तो आपने 4 घंटे के लिए उसको कनेक्ट करके रखा। जब आपने 4 घंटे के लिए कनेक्ट करके रखा तो आपका आपका जो मोबाइल था वो 4 गुना चार्ज हो गया। अब वो 4 टाइम ज्यादा चल सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इसलिए है क्योंकि आप उसको जितनी देर मर्जी लगाओ, उसकी जो कैपेसिटी है जब एक बार वो फुलफिल हो जाएगी उसके बाद आपके पास मजीद चार्ज नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जब तक सारे इलेक्ट्रॉन ए से बी पे नहीं चले जाएंगे तब उसके बाद वो मजीद चार्ज नहीं होगा, ठीक है, चार्जिंग रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। इसकी सिंपल सी मिसाल हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे कोई बैटरी बैंक है और आपका जो बैटरी बैंक है वो पूरा चार्ज नहीं हुआ हुआ, आपका बैटरी बैंक अभी 50% चार्ज है, ठीक है। आपका बैटरी बैंक क्या है, अभी 50% चार्ज है। आपने इसको किसी मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, मोबाइल 0% पे है। जो बैटरी बैंक है वो मोबाइल को 0% से बढ़ा के कहाँ पे ले आएगा, 50% पे ले आएगा, लेकिन उसके आगे नहीं लेके जा सकता। हालांकि बैटरी बैंक के पास मजीद एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन वो मोबाइल को मजीद चार्ज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बैटरी बैंक एक ड्राइविंग सोर्स था। उसका जो पोटेंशियल है और बैटरी के जो आपके मोबाइल की बैटरी का पोटेंशियल है वो दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो मजीद चार्ज नहीं होगी, हालांकि मोबाइल की बैटरी के पास मजीद चार्ज होने की सलाहियत मौजूद है। अगर आपने इसको मजीद चार्ज करना हो तो पहले बैटरी बैंक को पूरा कंप्लीट करो ताकि उसका टर्मिनल पोटेंशियल बढ़े, तब जाके आपके पास ये वाला काम अचीव हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वो चीज थी कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे नहीं जा रहे होंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया मेरा बेटा कि पोटेंशियल कब रुकेगा और पोटेंशियल कब बढ़ेगा। अब आगे देखो मेरा बेटा, अब वापस आ जाओ इसी मिसाल की तरफ, जो मिसाल हम अभी थोड़ी देर पहले कंसीडर कर रहे थे। ये मान लो हमारे पास बैटरी है, जो आप बैटरी बोल रहा हूँ, ये आपने कनेक्ट करी हुई है 5 वोल्ट की। ये आपके पास एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ए प्लेट के पास मजीद इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है कि ए और बी प्लेट के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, और जो बैटरी है वो भी अभी 5 वोल्ट पे सेट हुई हुई है। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ इतनी चीज बताओ, उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन मजीद ए प्लेट से बी प्लेट पे लेके आने हैं, अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन मजीद ए प्लेट से बी प्लेट पे लेके आने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो ए के पास अभी मजीद 5 इलेक्ट्रॉन हैं देने के लिए, जो बी पे जा सकते हैं, कैपेसिटर मजीद चार्ज हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मजीद इलेक्ट्रॉन जो 5 अभी ए के पास हैं वो उठ करके कहाँ आ जाए, बी पे आ जाए। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, एक्सीलेंट। हम क्या करेंगे, बैटरी का जो पोटेंशियल है मेरे बेटे वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा करके 6 वोल्ट कर दूंगा तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करते करते बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा के कितना कर दूं, 8 वोल्ट कर दूं मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा भाई, 8 वोल्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मजीद 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ कितने रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पे आपके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी ए के पास से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ चुके हैं, बी के पास आ चुके हैं। तो दरमियान का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आप वो देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए ए से बी की तरफ, तो कितना हो चुका, 8 वोल्ट हो चुका। फिर आपके पास ये पॉइंट कॉन्सेप्ट यहीं पे रुक जाएगा। ए के पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन है, ए के पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन है, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ए के पास मजीद 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, दोबारा से पोटेंशियल मैच कर गया तो वो आगे नहीं जा रहा। अब क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पे इसको मजीद बढ़ाया और बढ़ा के आपने इसको कितना सेट कर दिया, 10 वोल्ट पे आप ले गए। जब 10 वोल्ट पे ले जाओगे तो क्या होगा मेरा बेटा, सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है ए के वो चले गए कहाँ पे, बी की तरफ चले गए।
और बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहां से आपने सीखा क्या? आपने यहां से ये सीखा कि आपके पास जो चार्ज मूव कर रहा है, जो चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम प्लेट ए टू बी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब आप किताब में बुक रीड करोगे, तो बुक रीड करोगे तो उसके अंदर जो कहानी स्टार्ट हुई है ना, वो यहां से हुई है कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। चार्ज मूव फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड, जो आपने दोनों के दरमियान में अप्लाई किया, ठीक है। तो जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे आपके पास आता है सी और एक आता है वी। ये सी मेरा बेटा आपके पास कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी क्या चीज है? सी आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कितना चार्ज आपका कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। और आसान करके अगर डिफाइन करना हो तो यहां से कर देंगे, सी इक्वल्स क्यू अपॉन वी। देखो कि क्यू क्या चीज है? बेसिकली चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये क्या चीज है? वोल्टेज है। गौर से सुनना, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा हूं कि कैपेसिटेंस है क्या। देखो कैपेसिटेंस क्या होती है? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कितना चार्ज स्टोर होगा, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। मिसाल के तौर पे अगर किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो लिखा हुआ है 3 है, मिसाल के तौर पे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप ऐसे कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस अप्लाई करोगे तो वो 3 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। और 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। पढ़ाया था ये पहली दूसरी क्लास में। 2 के लिए कितने होंगे? इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के लिए कितने होंगे? इसी को 3 से कर दो। तो अगर किसी की कैपेसिटेंस लिखी हुई है ना 3 फेरेड, इसका मतलब क्या है कि अगर इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो वो 3 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। यानी कि 3 कूलम चार्ज के इक्विवेलेंट चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम ए प्लेट टू बी प्लेट। सही है? 3 कूलम चार्ज मूव करेगा ए प्लेट से बी प्लेट पे और जाके स्टोर हो जाएगा। ये मतलब होता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस इज चार्ज को कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो, ठीक है। इसकी एक यूनिट तो कूलम पर वोल्ट होती है, एक यूनिट इसकी जो कॉमनली इस्तेमाल होती है वो आपके पास फेरेड भी होती हैगी, ठीक है भैया। अब हमारे पास ये था कैपेसिटेंस। अब हमारे पास कैपेसिटर डिवाइस है। तो कैपेसिटेंस फिनोमेना था जिसकी यूनिट मैंने बता दी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो भी हमने ऊपर जिसकी वर्किंग पढ़ी है ना, ये पूरा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, जरा समझो भाई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आप कैपेसिटी की बात करोगे, गौर से देखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आप कैपेसिटेंस की बात करोगे तो सी ए से मुराद है कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर। यानी कि जब प्लेट्स के दरमियान में एयर मौजूद है, कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर। फॉर्मूला इसका होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ए से मुराद होती है बेटे एरिया ऑफ द प्लेट्स। देखो अगर आप एक्चुअल में कैपेसिटर को देखोगे तो कैपेसिटर तो कुछ इस तरह का है ना यार, कुछ इस तरह का है। ये है भाई, प्लेट तो आपको कुछ ऐसी नजर आएगी ना, जो प्लेट होगी वो तो कुछ ऐसी होगी ना भाई साहब, प्लेट तो कुछ ऐसी होगी। तो प्लेट का यकीनन अगर आप देखोगे तो प्लेट के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, प्लेट के पास कुछ ना कुछ ऐसे लेंथ होगी। सिमिलरली प्लेट के पास कुछ ना कुछ इस तरह से क्या होगी, विड्थ होगी। तो अगर आपने प्लेट का एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकलेगा? या तो लेंथ बढ़ा दोगे या विड्थ बढ़ा दोगे। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से आपको क्या मिलता है? प्लेट का एरिया मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस इस पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा है? एप्सिलॉन नॉट तो पता है ना, परमिटिविटी और फ्री स्पेस होती है। और डी क्या था? डी आपके पास था डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। अब यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा कि कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द प्लेट। कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द प्लेट। नेचर ऑफ द प्लेट से मुराद ये है कि आपने एक प्लेट मान लो एल्यूमिनियम की रखी हुई है, एक प्लेट मान लो आपने कॉपर की रखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कॉपर की रख दो, एक गोल्ड एक सिल्वर की कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो आपके सामने लिखी हुई है। एरिया ऑफ द प्लेट्स, अब आप बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट है ना, नेचर ऑफ द मीडियम। बेटे ये वो मीडियम है जो प्लेट्स के दरमियान में है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान में क्या मीडियम है। और डी क्या है भाई? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सिमिलरली अगर हम एयर को हटा करके, अगर हम एयर को हटा करके यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, अगर हम एयर को हटा करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, जहां पे हमारे पास जो डी है दैट इज द एरिया, तो दोनों प्लेट का एक ही होगा ना भैया, आइडेंटिकल है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अब अगर आप इसको देखते हो तो मैं जिस चीज को मार्क कर रहा हूं उसको देखो जरा, इसको, ये चीज आपको वो ऊपर सी ए से मिलती जुलती लग रही है? देखो और से, सी ए का फॉर्मूला आपके पास यही था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? सी डी विल बी इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। और हमें ये बात पता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है दैट इज ग्रेटर देन 1, और हम पीछे ये भी पढ़ चुके हैं कि आप जब भी कभी 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि ये लिखा हुआ ये है कि सी डी इज ग्रेटर देन सी ए। ये बात हमने पहले भी कई दफा पढ़ी थी, सी डी इज ग्रेटर देन सी ए। सी डी से क्या मुराद है? कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा हो जाती है किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, अभी हमने थोड़ी देर में इसी पॉइंट को साबित करना है। कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर। आसान तरीन भाषा में, डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद, डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक क्या है? कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे जरा एक पॉइंट और समझ लो, वरना वो पॉइंट मेरे जहन से निकल जाएगा। फिर हम इस पॉइंट को साबित करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटी बढ़ क्यों रही है। अभी हमने ये चीज देखी ना कि आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेट से मूव करके, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। पढ़ी अभी हमने ये चीज कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहे हैं, अभी अभी पढ़ के आइए। अब जरा यहाँ पे ना एक चीज समझना जरा, ऊपर वाली जो मिसाल पढ़ाई थी ना वही मिसाल जहन में ले आओ कि जो मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, बैटरी मैंने 10 वोल्ट की कनेक्ट करी हुई है और ए प्लेट के बाद 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है देने के लिए। तो जब 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी हुई है तो वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दे देगा, वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अब जरा ये प्रॉब्लम समझना, यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम? ये कि वो 10 इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन के जाने की जो रफ्तार है ना वो एक जैसी नहीं होगी। क्या मतलब सर? देखो समझो, देखो मेरा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन नंबर वन ए प्लेट से बी प्लेट पे जाएगा तो ये बिल्कुल स्मूथली जाएगा, इसे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। सही है, ये पॉइंट समझना। नो रेजिस्टेंस फेस्ड, नो रेजिस्टेंस फेस, कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बी प्लेट पे आने से इसे कोई चीज नहीं रोक रही। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जाएगा ए से बी की तरफ तो इसको ये स्मूथली नहीं जाएगा, ये आहिस्ता जाएगा, इसकी स्पीड पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किस खुशी में? क्योंकि इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कौन सी रेजिस्टेंस? बेटा बी प्लेट पे इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बी प्लेट पे इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम तो नहीं कर रहा होगा, यकीनन इसके आने को क्या कर रहा होगा? रेजिस्ट कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपके पास? हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है, हो क्या रहा है उसके अंदर? वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलो बेटे। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस फेस करेगा ड्यू टू ऑलरेडी अवेलेबल वन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है,
जो एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है, जब वो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसे फेस करेगा। सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है, जब ये मूव करेगा ए प्लेट से बी प्लेट पे, तो इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों और ज्यादा कम हो जाएगी भाई? इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अब ये जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। ये पॉइंट समझना। अब इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से, क्या? कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग का फिनोमिना है ना, ये माजी में एक एमसीक्यू भी आया हुआ है, जो कैपेसिटर की चार्जिंग का फिनोमिना है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करता है। मैं कर्व भी अभी बना के दिखा देता हूं आपको। ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद होती है? स्टार्ट में बहुत रैपिड होता है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि स्पीड कम क्यों होती जाती है। अब देखो बेटे, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी ना, इसी बात को समझाने के लिए ये एक पहले फिगर 11.30 देखो। ये फिगर मैंने ली है बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड की किताब से, और आपके पास इस किताब का पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है आपके क्लासरूम के ऊपर, ठीक है। पंजाब बोर्ड में भी बनी हुई है, लेकिन बलूचिस्तान बोर्ड में ये ज्यादा अच्छी बनी हुई है। इसमें देखो, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, और एक ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। दो स्विचेस है। जब आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो कैपेसिटर की चार्जिंग जब हो रही है, आपने क्या किया, आपने अपना स्विच S1 यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब आपने अपना स्विच S1 क्लोज किया, S2 को ओपन किया हुआ है, तो ये आपके पास ये वाला जो सर्किट, ये सर्किट का पार्ट नहीं है, ठीक है। जाहिर है जब S2 ओपन हुआ हुआ है, तो जो जो चीज ओपन है वहां से जाहिर है करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये बात पता है करंट सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ में फ्लो करता है, ठीक होगी। अच्छा, अब हो क्या रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, यहां से आपके पास इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से आपके पास करंट मूव करता हुआ जा रहा है, और ये ऐसे होता हुआ यहाँ से ये वापस आ रहा है करंट, ठीक है। ये करंट आपका मजे से फ्लो करता हुआ चल रहा है, और आपके कैपेसिटर को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। अब मेन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है भाई साहब? मेन समझने वाली बात ये है कि जो कैपेसिटर की चार्ज होती है ना, वो मैंने बताया किस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है। और अगर मैं इसकी बिल्कुल स्पेसिफिक इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, तो वो इक्वेशन हमारे पास होती है Q इक्वल्स Q0 इंटू 1 - e⁻⁻ माइनस का T डिवाइडेड बाय RC। इस इक्वेशन की डेरिवेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक 2-2.5 घंटे का लेक्चर है जो मैंने लिया था किसी जमाने में। तो उसमें बेसिकली इसके ना वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से इसकी वो हम निकालते हैं। तो हमारे कोर्स में बदल कहीं भी नहीं है। अब एक्सपोनेंशियल जो नेचर है ना, ये चीज जो है, ये चीज ये बता रही सिर्फ ये है कि स्टार्ट में रैपिड चार्जिंग होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है उसकी स्पीड कम होती जाती है। वो स्पीड कम क्यों होती जाती है, उसका रीजन क्या है भाई? वो स्पीड कम इसलिए होती जाती है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पे आ रहे होते हैं, तो वो पहले वालों जो आने वाले होते हैं उनको रिपेल कर रहे होते हैं। ये ग्राफ भी यही चीज शो कर रहे हैं। स्टार्ट में देखो, चार्ज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो नीचे टॉ लिखा हुआ है ना, ये टॉ बेसिकली, ये टॉ जो होता है, इसको आप कहते हो टाइम कांस्टेंट। ये RC के बराबर होता है। ये टॉ क्या होता है? ये होता है, टॉ होता है टाइम कांस्टेंट, और ये बराबर किसके होता है? RC के बराबर होता है, ठीक है। तो ये नीचे, ये बेसिकली एक तरह से टाइम दिया हुआ है नीचे। तो यही बताया कि स्टार्ट में थोड़े टाइम में, देखो थोड़े टाइम से मुराद यहां से 0 से 1 टॉ तक जाते जाते ये इतना चार्ज हो गया, 63% चार्ज हो गया। उसके बाद देखो, बिल्कुल थोड़ा सा चार्ज हुआ है यहाँ पे, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद देखो और थोड़ा चार्ज हुआ है, उसके बाद देखो और थोड़ा चार्ज हुआ है, और फाइनली आपके पास वो पॉइंट आ गया जिससे हम कहते हैं सैचुरेशन वाला पॉइंट। या सैचुरेशन वाला पॉइंट कह लो, या आप कह लो कि जितना इसने चार्ज होना था वो चार्ज हो गया। तो आपसे एक सवाल जो माजी में इसने मजीद पूछा है, वो ये है कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपका कैपेसिटर ऑलमोस्ट चार्ज हो जाता है? तो 5 टॉ इज द अमाउंट ऑफ टाइम, 5 टॉ इज द अमाउंट ऑफ टाइम जो कि कैपेसिटर को ऑलमोस्ट 100% चार्ज करने के लिए चाहिए, ठीक है। 5 टॉ आपके पास वो टाइम है जिसके बाद आपका जो कैपेसिटर है वो ऑलमोस्ट पूरा क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। जिस तरह से आपका जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्जिंग है, आपका जो कैपेसिटर है उसकी जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल डीके है, बिल्कुल ऐसे ही जो आपका कैपेसिटर है उसकी डिस्चार्जिंग भी क्या है? वो भी एक्सपोनेंशियल फिनोमिना है। अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें, वो भी एक्सपोनेंशियल फिनोमिना है। और वो किस तरह से, अगर मैं आपको उसका भी ग्राफ दिखाऊं और वो क्यों है, फिर वो भी बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, पहले तो इसका ग्राफ देख लो, ये इसका ग्राफ है भाई। और डिस्चार्जिंग क्यों
आपके पास एक्सपोनेंशियल है, वो भी समझो। देखो आपके पास अभी आपने ऊपर एक मिसाल समझी, ये टॉ जो है ये टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट है ना भाई, वो जहन में रखना सेकंड ही होगी ना, टाइम कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। वरना ग्राफ में भी देख लो लिखी हुई है ये चीज, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया हुआ है। दूसरी चीज, अच्छा ये डिस्चार्जिंग क्यों एक्सपोनेंट, वो भी समझ लो अब जरा कॉन्सेप्चुअल। देखो भाई, ए प्लेट के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास भी 10 थे, आपने बैटरी कनेक्ट करी, ए से उठ के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बी पे चले गए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपने S1 स्विच को क्लोज किया था। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, S1 स्विच को आपने भले वो कर दिया, ओपन कर दिया, और S2 को आपने क्लोज कर दिया। देखो मेरा बेटा, जब आपने S1 को ओपन कर दिया और अब आप S2 को क्लोज कर रहे हो, जब आप S2 को क्लोज कर रहे हो, तो जी मेरा बेटा बिल्कुल ये हर बोर्ड में लिखा हुआ है, बस इतनी तफसील से नहीं लिखा हुआ है जितना बलूचिस्तान बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब आपने S2 को क्लोज कर दिया, S1 ओपन कर दिया, तो आपकी ये बैटरी और आपका ये रेजिस्टेंस जो है, ये सर्किट से बाहर निकल गए। ठीक है, ये सर्किट से बाहर निकल गए। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, अब कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है ना, वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। अब कैपेसिटर जो एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है वो भी रेजिस्टेंस के थ्रू कर रहा है। सर रेजिस्टेंस तो सर्किट से बाहर चली गई, कैसे? बेटे जो वायर है, इस वायर का भी अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा या नहीं होगा। तो अब कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब जब कैपेसिटर अपनी एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है, तो कैपेसिटर की एनर्जी जो डिस्चार्ज हो रही है वो भी एक्सपोनेंशियल फिनोमेना है। क्यों? ए प्लेट के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, बी प्लेट के पास सारे इलेक्ट्रॉन है। जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, बी प्लेट से इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पे मूव करके जाएंगे, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, ए प्लेट खाली खाली है तो वो सुकून से आ जाएगा। जब बी से दूसरा इलेक्ट्रॉन ए पे वापस आ रहा है, उसको ए पे आया हुआ पहला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, तो दूसरे को आने में मुश्किलात होंगी, फिर तीसरे को और, चौथे को और, पांचवे को और ज्यादा। तो ये आपके सामने वही चीज बनी हुई है। आपके पास स्टार्ट में रैपिड डिस्चार्ज होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिस्चार्ज है वो अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिमिलरली इसकी जो डिस्चार्ज इक्वेशन है वो अगर आप देखोगे, दैट इज Q इक्वल्स Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। ठीक है, Q नॉट से मुराद क्या है, जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर हुआ है। Q से क्या मुराद है, किसी भी गिवन टाइम पे कितना चार्ज है कैपेसिटर के अंदर। ये सिर्फ बताने का मकसद क्या था, इससे माजी में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन टॉ की यूनिट पूछी, दूसरा क्वेश्चन कितने टाइम के बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज या डिस्चार्ज होता है, तो 5 टॉ, 5 RC। कभी कभार वो आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर भी दे देता है और आपको ना वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, आपको मिसाल के तौर पे उसने कह दिया कि भाई रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 ओम की, और कैपेसिटर हमारे पास है 1 फेरेड का। आपने बताना है फाइंड द टोटल टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। तो भाई इसके अंदर आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है टोटल टाइम कैसे आता है, 5 टॉ से आता है। और 5 टॉ कैसा हो जाएगा, 5 RC हो जाएगा। और आर कितना है, 1 है, और सारे ऐसा यूनिट्स लेंगे, ओम भी ऐसा यूनिट है, फेरेड भी ऐसा यूनिट है। तो यानी कि आपका 5 सेकंड में कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, 5 सेकंड में आपका कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा। दूसरी चीज, कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों होती है वो भी मैंने समझा दिया, और कैसे होती है वो भी मैंने समझा दिया। यहां तक मुझे बता दो बेटे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, अब देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, जो हम मुकम्मल कर रहे थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की थी ऊपर कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ एयर। ठीक है, अब इसे हमने प्रूव करना है कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के केस में ज्यादा क्यों होती है और एयर के केस में कम क्यों होती है। और अच्छे तरीके से दिमाग के सारे ढक्कन खोल के इसके प्रूफ को सुनना, क्योंकि जो हमने पहली 1 2 3 क्लासेस के अंदर एक क्वेश्चन देखा था ना, कि परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की ज्यादा होती है, एयर की कम होती है। फोर्स क्यों फिर डाइलेक्ट्रिक में आके कम हो जाती है, एयर में ज्यादा ज्यादा, मतलब एयर में तो डाइलेक्ट्रिक में तो फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने बताया था वहां पे कि पोलराइजेशन इसका रीजन है, जो हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे। तो अब वो टॉपिक पढ़ने लगे पोलराइजेशन वाला। ठीक है, पहले गौर से समझ लो, वही सारा टॉपिक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो हमने ये बात पढ़ ली, ये मिसाल के तौर पे पहले अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर दूं, ये मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, जिसके बारे में हम जब से बातचीत करते चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है,
ये हमारे पास कनेक्ट हो गई एक अदद बैटरी, ठीक है भैया। यहाँ पे जो मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, मान लेते हैं कि वो बैटरी मेरे पास जो है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये हाई पोटेंशियल आ गया, ये लो पोटेंशियल आ गया। जो बैटरी मैंने कनेक्ट करी हुई है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं अप्लाइड पोटेंशियल कह रहा हूँ जब से, वो अप्लाइड पोटेंशियल मान लेते हैं हमारे पास 10 वोल्ट के बराबर है। ठीक। हमारा जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कितना है भाईजान, 10 वोल्ट है। ये मेरे पास एक कोई प्लेट ए है, ये मेरे पास एक कोई प्लेट बी मौजूद है, ठीक है भैया। अब हमारे पास सूरत हाल क्या है, जो चीज हमें पता है पहले से ना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्लास कब ओवर होगी मेरा बेटा, देखो आपके पास ऊपर टॉप पे कहीं पे ना एक लीव मीटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, रेड कलर से बटन बना हुआ होगा लीव मीटिंग का, आप उस पर क्लिक करो, आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये एक इसके अंदर हमारे पास प्लेट के दरमियान में जो मौजूद है ना मीडियम, वो भी कौन सा है, एयर है। ए प्लेट के बाद 10 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, बी प्लेट के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे प्लेट के साथ ये बैटरी कनेक्ट हुई हुई है, ठीक हो गया। अब हो रहा क्या है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ए प्लेट से मूव करके कहाँ जा रहे हैं, बी प्लेट की तरफ जा रहे हैं। ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, हमें पता है ये बात। और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव पोलैरिटी बिल्ड हुई हुई है। अच्छा, ये पोलैरिटी मैंने पीछे इसलिए दिखाई है क्योंकि मैंने अभी आगे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है, वरना इन एक्चुअल यहीं पे दिखाई जाती है प्लेट के आगे। और यहाँ पे मेरे पास सारा का सारा ये नेगेटिव पोलैरिटी बिल्ड हुई हुई है। ए ने अपने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए भाई साहब, उसको दे दिए, नहीं यार इसको 10 पूरे नहीं देते, वरना समझाना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम यूं करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, हमने यहाँ पे जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस लिया हुआ है ना, वो 8 वोल्ट का है, ठीक है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट का है। और प्लेट ए के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना, प्लेट ए के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली प्लेट बी के पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे मेरे बेटे, 12 इलेक्ट्रॉन थे। और उसमें से ए ने अभी दिए कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक इलेक्ट्रॉन जाने पे 1 वोल्ट पोटेंशियल आएगा, तो 8 वोल्ट अप्लाई किया तो 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। प्लेट ए के पास रिमेनिंग कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बी के पास टोटल 12 थे, 8 उसने दे दिए, तो कुल मिला के इसके पास कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल सूरत हाल है। और अगर मैं देखूं तो दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई भी होगी, बिल्कुल हुई हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्टेब्लिश हुई हुई है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई हुई है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई हुई है। और 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई है वो कितनी है, 8 न्यूटन पर कूलम की। सिमिलरली प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना है, हमारे पास 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी। ये मैं सारी वही चीजें ले रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंसीडर की थी। अभी दरमियान में मीडियम मेरे पास क्या मौजूद है, एयर एज ए मीडियम मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब अगर अब यहाँ पे जरा ना क्वेश्चन गौर से सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कैपेसिटर मजीद चार्ज हो सकता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल चार्ज हो सकता है, क्योंकि ए प्लेट के पास मजीद इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है। ए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। लेकिन दे क्यों नहीं रहा, क्योंकि जो दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है वो और जो सामने का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, इसलिए वो मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। ये बात हमें समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया। अब मजीद अगर आप चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ मूव करें, तो उसके लिए क्या तरीकेकार हो सकता है भाई, उसके लिए तरीकेकार ये होगा कि आपने बैटरी मजीद बढ़ानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करे। क्या यहां तक हम सब एक पेज पर हैं, चलो अब देखो आगे। देखो, अगर हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लें जो भी हमने बात की है, यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर मजीद चार्ज होने की सलाहियत है, 4 इलेक्ट्रॉन ए के पास है जो वो दे सकता है बी को। दे क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि पीछे पोटेंशियल और आगे का पोटेंशियल कैसा हो रहा है भाई, सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि या तो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके ये काम कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। क्या यहां तक ये वाला पॉइंट क्लियर है कि अगर आपने इसी सेम कैपेसिटर को मजीद चार्ज करना है, तो आपको अभी तक जो तरीका पता है वो सिर्फ एक ही है, और वो एक ही तरीका क्या है कि आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दें। अगर आप बैटरी का पोटेंशियल मजीद 4 वोल्ट बढ़ा देंगे तो ये रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लेट ए मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स प्लेट बी। बोलो बेटे हाँ या ना, ऐसे ही है।
बाकी के 84 83 जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही है, यही हमें एक तरीका पता है फिलहाल। ठीक है, अब हम ये काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब गौर से देखना पोलराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, हमने क्या किया, हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक। ये आ गया हमारे पास हमारा इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, ये आ गया जनाब हमारे पास हमारा इंसुलेटिंग मीडियम। अच्छा, ये मैंने इसीलिए ऊपर से कॉपी की है ताकि मैं यही वाली फिगर समझा सकूं, और आपके पास भी जब ये नोट्स आएंगे तो आपको ये चीज ऐसे ही समझ में आएगी। देखो, अब जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक के बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास जाहिर है एटम्स होते हैं, और एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप नोट करो, मैंने डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में रखा है। ये जो ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 8 न्यूटन पर कूलम, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के केस के अंदर जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर के केस में थी। इसकी वजह से होता क्या है, देखो जरा समझो। इसकी वजह से होता ये कि डाइलेक्ट्रिक के जो एटम था ना, जिसमें आपके पास जाहिर है पॉजिटिव चार्ज भी था और नेगेटिव चार्ज भी था। डाइलेक्ट्रिक का जो एटम होगा इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। ये डाइलेक्ट्रिक का जो एटम है ना, उसकी शक्ल इस तरह से हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। इस तरह से क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव सारा एक तरफ जमा होता जाता है और नेगेटिव सारा एक तरफ होता जाता है। क्यों, आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा कहां पे, फील्ड के अंदर रखा है। फील्ड में एक साइड पॉजिटिव प्लेट है, एक साइड क्या है, नेगेटिव प्लेट है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर जो चार्ज है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि एटम की शक्ल, एटम टूट जाएगा, एटम अपने हालत में ही रहेगा, बस उसकी शक्ल थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। यानी कि एटम इस तरह से हो जाता है, और एटम जो है ना वो क्या फॉर्म करता है, एटम डाइपोल्स फॉर्म करता है। मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले बना दूं मैं जरा ये। एटम क्या फॉर्म करते हैं मेरे बेटे, एटम फॉर्म करता है डाइपोल्स। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है आपके पास, डाइपोल आपके पास होते हैं चार्ज फेसिस। चार्ज फेसिस से क्या मुराद है, देखो समझो कर, ये आपके पास एक फेस आ गया। सिमिलरली ये आपके पास, पहले इसको बना दूं फिर आपको समझा भी देते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखो बच्चे, होता क्या है इसके अंदर, ये किस तरह से होता है, देखो ये आपके पास जो था ना, ये आपके पास वो था कि जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हुआ, जब आपने इस डाइलेक्ट्रिक को उसमें लाके रख दिया ना, एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास क्या होती है, यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन हो जाती है। डाइपोल फॉर्मेशन क्या होती है कि आपका जो चार्ज है ना, वो अपने आप को रीअरेंज करता है इस तरह से कि पॉजिटिव एक साइड पे आ जाता है, नेगेटिव एक साइड पे आ जाता है। डाइपोल, डाई का मायना हो गया दो, और पोल निकला है पोलैरिटी से, पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज फेसिस। ठीक है, आपके पास होता गया है दो फेसेस वाले यहाँ पे बनना शुरू हो जाती हैं शक्लें। ठीक है, अब किस तरह से होगा ये आपने देख लिया। यहाँ पे आपके पास सारा का सारा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। यानी कि एटम को तोड़ के आपका चार्ज कहीं नहीं जाएगा, एटम के अंदर ही रहेगा चार्ज, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई है, जिसको अगर मैं देखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो डाइलेक्ट्रिक के अगर आप मॉलिक्यूल देखोगे तो उसमें सारा का सारा पॉजिटिव कहां पे है, सीधे हाथ की तरफ है, और नेगेटिव सारा का सारा कहां पे है, उल्टे हाथ की तरफ है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टेब्लिश हुई हुई है। ये हम मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कितनी है आपके पास, लेट से ये 6 न्यूटन पर कूलम की एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई है। ठीक है, 6 न्यूटन पर कूलम की एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गई। और ये क्यों हुई है, ये वाला पॉइंट लाजमी समझ लेना। ये इसलिए होती है क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक को रखा था एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वजह से अंदर क्या हुआ, पोलराइजेशन का फिनोमिना हुआ। जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने डाइपोल्स की फॉर्मेशन करी, चार्ज फेसेस की फॉर्मेशन करी, उसकी वजह से एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली। अब देखो बेटे, अगर मुझे कैपेसिटर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, हम सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर चुके हैं इसी दिन के लिए। अगर आपने कैपेसिटर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ एयर थी, प्लस
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आ रही है। और अगर आप नोट करोगे, आप गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाली कहां पे है, राइट साइड पे है, सीधे हाथ की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाली कहां है, उल्टे हाथ पे है। दरमियान का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री वाले केस के अंदर अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ई ए माइनस ई डी बन जाएगा। ई ए माइनस ई डी कितना होता है, ई ए माइनस ई डी कितना हुआ मेरा बेटा, ई ए कितना था हमारे पास 8, समझाने के लिए लिया हुआ है, ई डी कितना है 6, तो कितना आ गया आपके पास 2 न्यूटन पर कूलम आ गया। पहले इतना पॉइंट समझ लो, क्या ये बात नजर आ रही है कि डाई इलेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स कम हो गई, हाँ या ना। डाई इलेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स कम हो गई, क्या ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है। क्यों कम हो गई, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक ने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी थी रिवर्स डायरेक्शन में, तो उससे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही मौजूद है। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे शो करूंगा, ये जो येलो वाली चीज है, ये अगर मैं शो करूंगा, ये क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी बची है आपके पास, 2 न्यूटन पर कूलम की आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची है। ठीक है, हाँ नंबर्स मैंने बिल्कुल अज्यूम करे हुए, 8 वाला भी और 6 वाला भी। अब देखो, अगर मैं फिर रिपीट करूं, भाई आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से डाइपोल्स बने, डाइपोल्स की वजह से अंदर एक फील्ड बनी, उस फील्ड ने पुरानी वाली स्टेब्लिश फील्ड को काटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। अभी आपको एक बात पता है अच्छे से, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है डेल्टा वी अपॉन आर के, पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कम हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम हो गई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हुई, क्योंकि आपकी जो एयर वाली फील्ड थी, और से देखो एयर वाली फील्ड सीधे हाथ की तरफ थी, क्योंकि ये प्लेट पूरी पॉजिटिव थी और ये प्लेट पूरी नेगेटिव थी। डाइलेक्ट्रिक की फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों बनी, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हुए तो इनका सबका पॉजिटिव सीधे हाथ पे होगा ना, क्योंकि नेगेटिव इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, और इन सबका नेगेटिव उल्टे हाथ पे होगा क्योंकि पॉजिटिव इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक की फील्ड उल्टे हाथ की तरफ हो गई। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 8 में से 6 को माइनस करके निकलेगा, सही है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक की फील्ड हमेशा एयर वाली से कम ही बनेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की फील्ड बन ही एयर की वजह से रही है, तो वो एयर से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, उससे हमेशा कमी होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एयर वाली डायरेक्शन में ही बचेगी आपके पास। अब आपको ये बात पता है कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, ई कम करेंगे तो डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास जो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल था, प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल पहले आपके पास कितना था, 8 वोल्ट था, अब वो कम होके कितना रह जाएगा, 2 वोल्ट। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, जैसे देखो, पहले आपके पास जब आपके पास सिर्फ एयर थी, जब आपके पास सिर्फ एयर थी तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 8 न्यूटन पर कूलम। अब प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह गई है, 2 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह अभी प्लेट्स के दरमियान में पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 8 वोल्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो आपके पास पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना रह गया, 2 वोल्ट रह गया। अब गौर से देखो, 2 वोल्ट पोटेंशियल रह गया, और आपके पास मजीद इलेक्ट्रॉन ए के पास कितने मौजूद देने के लिए, 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, आप नोट करो, इनको सामने से अप्लाइड पोटेंशियल कितना मिल रहा है, सामने से अप्लाइड पोटेंशियल 8 मिल रहा है, पीछे से प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल कितना है, 2 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करके चले जाएंगे आगे। डाइलेक्ट्रिक के आने से आपको अप्लाइड पोटेंशियल मजीद नहीं बढ़ाना पड़ा, उसी सेम अप्लाइड पोटेंशियल पे बाकी के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, आपके मूव कर गए, कैपेसिटी बढ़ गई। मैं एक बार फिर से ओवरऑल कहानी रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना और समझना क्या हुआ है, गौर से सुनो और देखो। देखो भाई, पहले ये बात ध्यान में रखो कि जब एयर के केस के अंदर 8 न्यूटन पर कूलम थी, 8 क्यों थी वो मैंने बता दी, 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थे, तो 8 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था आपके पास बिटवीन द प्लेट्स। आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल थे उनमें चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई, प्लस वाले एक तरफ हो गए, माइनस वाले एक तरफ हो गए। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तोड़ के कहीं नहीं गए, विद इन द मॉलिक्यूल ही ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई। फिर क्या हुआ भाई, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी बिटवीन द प्लेट्स वो कम हो गई पहले के मुकाबले में। जब वो कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो गया। जब वो कम हो गया तो ए के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे, जो पहले इसलिए नहीं मूव कर रहे थे क्योंकि अप्लाइड पोटेंशियल और पीछे का बैटरी का पोटेंशियल सेम था,
प्लेट्स का पोटेंशियल और आगे का पोटेंशियल सेम था, वो अब मूव कर रहे हैं क्योंकि पीछे का पोटेंशियल क्या हो चुका, कम हो चुका है। तो इस तरह से आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसके आने से कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम एयर वाले से यहाँ पे आए थे तो हमने ये बात देखी थी कि वाहिद तरीका कैपेसिटी बढ़ाने का क्या है कि आप अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ा दो। अब अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाए बगैर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके क्या किया, अपनी कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर दी। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डाइलेक्ट्रिक की फील्ड जो मैंने 6 न्यूटन पर कूलम ली है, ये मैंने अजम्पशन बेस पे ली है। आप यहाँ पे 6 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, बस वो एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होना चाहिए, क्योंकि एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर रही है। तो डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एयर को एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो जाएगा, क्योंकि ई इक्वल्स डेल्टा वी अपॉन आर है। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कैपेसिटर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसके कॉम्बिनेशन बाकी हैं, लेकिन वो अब हम अगली क्लास में करेंगे, सीरीज, पैरेलल और कंपाउंड कैपेसिटर जो है। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ सब चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी।